बच पार्टी वेलकम। कैसे हो? ठीक हो? ये टेस्ट अटेम्प्ट किया? बिल्कुल किया। अगर जिसने अटेम्प्ट नहीं किया तो एक दफा टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करे। और डिस्कशन आइए जरा स्टार्ट करते हैं। और ये डिस्कशन है जनाब वाली आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री की, जिसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग। चलो आओ विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम पहले सवाल की तरफ चलूं। तो जो मैंने पहली दो डिस्कशंस आप लोगों को दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक दफा लाजमी देखें। वो देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि क्या बेसिक ऐसी चीजें हैं जो कि एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। बीइंग एन एमडी कैट स्टूडेंट, अगर आप कामयाबी की मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ उसमें मैंने क्रैक किया हुआ है। तो आइए जरा आज आप लोगों को यहाँ पर मौजूद कुछ चीजें इनके साथ डिटेल डिस्कशन का पार्ट बना के चीजें समझाऊं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ पर आपको अब अंदाजा होगा कि बेसिक क्या लेवल है क्वेश्चंस का और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बिलीव मी, आपके सामने नॉलेज झाड़ना मेरा मकसद है ही नहीं। आपको टू दी पॉइंट उन सवालों के ऊपर ही फोकस करवाना मेरा मकसद है जो बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही किसी एमडी कैट पढ़ाने वाले टीचर का मकसद बच्चों के ऊपर अपने नॉलेज को झाड़ना होना चाहिए, अंग्रेजियां मारनी होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए। भाई सीधी सीधी सी बात है कि बच्चे को वो चीज पढ़ाओ जो पेपर में आनी है, और उसी तरह पढ़ाओ जिस तरह पेपर में आनी है, और उसी तरह समझाओ जिस तरह उसको अटेम्प्ट करनी चाहिए। कम से कम वक्त में एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने का तरीका, ये चीज। क्वेश्चन का कीवर्ड फोकस करना सिखाएं। सवाल अपने आप से किया, कंपाउंड जिसमें तीनों के तीनों टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स मौजूद हो, यानी कि आयोनिक बॉन्ड भी हो, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो। अब जैसा कि आपको पता है कि ये उन्होंने बज़ाहिर आपको सिलेबस में लिख कर दिखाया तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक टाइप्स है बॉन्ड्स की, तो आपको पता ही है। अब आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, हर कोई जानता है कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये नॉन मेटल्स के दरमियान जो है वो बनता है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के दरमियान जो है वो बनता है। तो ये देखो शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको तीनों टाइप्स के बॉन्ड एक ही कंपाउंड के अंदर पड़े हुए दिखाए जाने चाहिए थे। अब चेक करें कि आप लोग जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इस वक्त कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, दोनों नॉन मेटल्स हैं। फिर क्या होता है कि ये अपना नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन को देकर के अमोनियम आयन बना लेती है। तो ये देखो आपके पास अमोनियम आयन बन गया। अब इस अमोनियम आयन का हाइड्रोक्सल आयन के साथ चेक करो क्या बना, आयोनिक बॉन्ड। तो ये रहा आयोनिक बॉन्ड, ये रहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। तो नंबर 1 पे कोवेलेंट, नंबर 2 पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और नंबर 3 पर आयोनिक बॉन्ड। ये आपकी आंखों के सामने मेरे बच्चों इस वक्त आपको दिख गया। इसी तरह अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान भी ये तीनों टाइप्स के बॉन्ड्स मौजूद होंगे। और सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी देख लें, ये देखें आपको पेपर में पूछ सकता है कि कहाँ पर कौन सा कंपाउंड जो है, ये BH3 आ गया। और BH3 को बेटा ये जो हाइड्राइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद BH4 बनाएगा और इस BH4 के साथ सोडियम का कैटाइन आकर के आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। बड़ा यहाँ पे ऑप्शन थी ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तीनों टाइप्स के बॉन्ड्स मौजूद होंगे। एक ऐसा स्टेट फंक्शन डिस्क्राइब करे इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क, इसकी बात हो रही थी। ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम लोगों ने पढ़ा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जो इंटरनल एनर्जी है, तो मैंने डेल्टा E लिख दिया।
उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये देखिए पी डेल वी लिख दिया। और आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म यही है कि ये एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच के इक्वल होता है। तो ये लेक्चर का पार्ट था, ये बात आपको समझाई गई है। कोई मुश्किल काम है? नो। All of the following are the limitations of Vesper mass सिवाय it does not give the reason for the formation of covalent bond। जी बिल्कुल ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद does not applicable for the transition। जी बिल्कुल क्रिस्टल फील्ड या लिगेंड फील्ड थ्योरी इसकी है। It cannot explain the shapes of the molecules having extensive delocalized pi electron system like, जिसके अंदर बेंजीन मॉलिक्यूल जैसे आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इट प्रिडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट था ना। इसका मतलब है हमने वो चीज बतानी है जो वेस्पर की लिमिटेशन नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, ये बताती ही शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। आगे चलते हैं। शेप ऑफ NH2 नेगेटिव। जिनने वेस्पर द मेरा ਲੈਕਚਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ कि एक दफा लेक्चर देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ गलत। और मुझे स्टूडेंट्स, ये बेटा मैं स्टूडेंट के कमेंट दे रहा हूँ, तो मुझे सुनने वाले स्टूडेंट्स वो इस चीज से इत्तेफाक करेंगे, कोई मुबालगा बेसी नहीं है। बच्चे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कहते हैं कि सर आपका लेक्चर देखने के बाद किसी और का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं रहती। नो डाउट अबाउट इट। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें बताऊँ जो पेपर में आने वाली। वैसे तो सब चीज़ें नहीं बता सकता ना, नॉलेज की तो कोई बाउंड्री नहीं है भाई, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ें तो बताएं जो पेपर में आती हैं। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल पता होना चाहिए कि NH2 में एक तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और दूसरा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। ये बिल्कुल वाटर की प्रजाति का है। जिस तरह वाटर में ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर होते हैं, तो बेटा ये बिल्कुल वाटर की तरह बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। और ये उसी प्रजाति का मॉलिक्यूल है जो कि AB2L2 टाइप मॉलिक्यूल है। तो बेटा साफ ज़ाहिर है इसको आप एंगुलर वी शेप्ड या बेंट ज्योमेट्री के साथ जो है वो इंक्लूड करेंगे। अब यहां पर आप लोगों को एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चला जाऊं। बेटे देखिएगा, मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें हैं जो यहां पर एक्सप्लेन करनी है, बतानी है। अब आइए जरा मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनके बॉन्ड एंगल्स में किसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाटर का तो बच्चों को पता ही होता है कि 104.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है जी। अब आप लोगों को यहां पर जो चीज समझ आनी चाहिए, वेरिएशन है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। यहां पर सेम यही सिनेरियो होगा बच्चों जो कि आपको रिगार्डिंग टू द वेस्पर है। ये भी बिल्कुल उसी प्रजाति का है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल जो है वो देखने को मिला, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर मौजूद है। अब इसके मुकाबले में अगर आपको NH3 का पूछता तो साफ ज़ाहिर है NH3 के अंदर आपको पता है कि रिलेटिवली ज़्यादा बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री। तो बेटा ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन का जो बेसिकली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है ना, उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ द बॉन्ड एंगल यहाँ पर देखने को मिलेगा रिगार्डिंग टू द नाइट्रोजन। अदरवाइज मोस्टली जगहों पर इसका और वाटर का अप्रोक्सीमेटली सेम बॉन्ड एंगल बताया जाता है, लेकिन फिर भी माइन्यूट सा जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना। और मैंने अपने लेक्चर में बाकायदा तौर पर अमोनियम आयन को, अमोनिया को और अमाइनो नेगेटिव आयन को बॉन्ड एंगल वाइज अरेंजमेंट करने के लिए जो है वो पूछा था। ये 109.5 डिग्री है तीनों ही हमारे पास
AB4 टाइप, सिर्फ क्या होगा, ये सिंपल AB4 होगा, ये AB3 विद 1 लोन पेयर होगा, और ये AB2 विद 2 लोन पेयर होगा। ये 107.5 डिग्री और इसी तरह ये 104.5 डिग्री। इस तरह भी मैंने वहां पे बताया कि दोनों को अगर मैं क्रिटिकली देखूं तो क्रिटिकली ये थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा समझ आई है, शेप का भी पता चला, टाइप का भी पता चला है। तो मैं कहने चाह रहा हूं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का एक दफा लेक्चर देख लो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, ये भी मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया। अब आप देखें, मुकाबला हो रहा था यहाँ पर, मल्टीपल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है। अब मैंने बच्चों को एक बात बताई थी, फैक्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने साइज को देखा था, इसमें हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर यानी कि मल्टीप्लिसिटी को देखा था, जिसमें हम लोगों ने पोलैरिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखा था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑर्बिटल की नेचर और साइज देखी थी। यानी कि ये 4 फैक्टर्स डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने इलेबोरेट किए, लेक्चर देखा, आप लोगों को पता है। अब आप लोगों को फिर मैंने एक बात और भी बताई कि 1 और 1 11 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है, जो मल्टीप्लिसिटी है, सिंगल डबल और ट्रिपल जो है, ये इन सारे फैक्टर्स पर डोमिनेट कर देते हैं। 1 और 1 11 वाला हिसाब मैंने बताया था। अब सब में बेटा दुनिया का जितना मर्जी पोलर बॉन्ड ले आओ, अगर 3 बॉन्ड्स होंगे तो वो एक पोलर बॉन्ड के ऊपर हमेशा डोमिनेट करेंगे, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम एनर्जी के साथ है, एनर्जी की वैल्यू ना भी याद हो तुम्हें, कम से कम ये पता होना चाहिए। अब आप ऑर्डर बनाना भी सीखो। अब ट्रिपल बॉन्ड के बाद अब देखो डबल बॉन्ड की बारी आएगी। अब डबल बॉन्ड में देखो, ये नॉन पोलर डबल बॉन्ड है, एक जैसे एटम्स के दरमियान, और ये पोलर डबल बॉन्ड है। तो साफ ज़ाहिर है एक एडिशनल फैक्टर पोलैरिटी का शामिल हुआ, इसने ओवरलैपिंग एरिया बढ़ाया, और ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आके रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको तोड़ने के लिए रिलेटिवली आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो बेटा पहले नंबर पर अगर ये है तो दूसरे पर ये होगा, ये आएगा तीसरे पर, और चौथा नंबर इसका होगा सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। क्या याद करोगे? आयनिक बॉन्ड विद ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर इज मोस्टली फॉर्म्ड बिटवीन, अब आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1A की मेटल्स एंड 2A की मेटल्स का ग्रुप 5th के साथ एंड 6th के हमारे पास, और 7th के जो खास तौर पर, 5th को यहां से मैं निकाल देता हूं, 6th और 7th A की जो नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स और ये मेटल्स, इनके दरमियान जो है वो आयोनिक बॉन्ड जो है वो अमूमी तौर पर बनता है, जो कि देखने को मिलता है। तो 1A 2A की मेटल्स विद 6 एंड 7A नॉन मेटल्स के आपस में जो है मेरे बच्चों आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। अब आप लोगों को ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। अब आपसे वो कहता है कि सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर देखने को मिलना। अब आयोनिक कैरेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ। अब लेफ्ट टू द राइट आपको पता है, जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो डिक्रीज होता है जो आप डिफरेंस की तरफ जब जा रहे होते हैं। तो इधर से एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड से ग्रुप 1A की मेटल अल्कली उठा लो, और एक्सट्रीमली राइट साइड से हैलोजन उठा लो, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स उठा लो इधर से, और इधर से उठा लो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, इन दोनों को उठाओ, और उठाने के बाद आपस में मिलाओ, तो इसके रिजल्ट में बनने वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर लेकर, और दुनिया का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आपको याद है, इधर से सीजियम उठाऊं और इधर से फ्लोरीन उठाऊं, तो सीजियम फ्लोराइड 92% मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इस दुनिया का लेकर के बैठा हुआ है। 100% आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी आप लोग काफी ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ चुके हो, क्योंकि उसकी रीजन भी आप लोग जानते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था इस सवाल के अंदर छुपा हुआ कॉन्सेप्ट जो मैं चाह रहा था कि आप में से हर एक बच्चे तक मैं पहुंचा दूं। अब जैसे जैसे आप लोगों को
डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता हुआ नजर आएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर भी कम होता हुआ नजर आएगा। और जब आप लेफ्ट टू द राइट जाते हैं तो याद रख लीजिएगा, बच्चों को मैं कहता होता हूं कि यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो इंक्रीज होती है, मगर जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर भी कम होता चला जाएगा। इसके मुकाबले में आप यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड की बात करेंगे साहब ज़ाहिर है, तो कैल्शियम फ्लोराइड जो है उसके अंदर आपको रिलेटिवली कम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर देखने को मिलेगा। समझ गए हो बात, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसके अंदर। 7 में कहता है कि व्हेन वाटर डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कैसे चेंज होती है। मसला ही कोई नहीं है जनाब। ये देखो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का बच्चों को एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बताया था स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करने वाला। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है इस वक्त, जिसमें आपको 2 बॉन्डेड एटम और 2 लोन पेयर की बेस पर 2 जमा 2 4 सम के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ये लोब्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, इन दोनों को टोटल किया जाता है। ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ। अब जरा देखिएगा, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है H+ आयन को देने के बाद। ये जी हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर मैंने आपकी आंखों के सामने बना दिया। अब 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच हो गए हैं और ये एक लोन पेयर अभी बाकी है, क्योंकि 2 लोन पेयर थे तो 2 लोन पेयर में से एक डोनेट हुआ है, ये समझ लो ये डोनेट हुआ, और ये अभी एक लोन पेयर बाकी है। अब भी यहां पर देखें, अब लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, लोन पेयर एक है और अब ये 3 सिग्मा बॉन्ड कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता। तो 1 जमा 3 के साथ अगेन स्टीरिक नंबर 4 बन रहा है, और स्टीरिक नंबर 4 पर फिर से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। और मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों ने अल्फा लगाया होगा, गलत किया है, बहुत गलत किया है। तो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, मासूम बच्चे। खैर, which are the species in which the central atom undergoes sp3 hybridization? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ये आपके पास टिन का टेट्राक्लोराइड है, NF3 है और BF3 है और H2S है। मुझे तो इन सब पर वही फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नजर आऊं। तो बेटा ये देखिएगा, 4 बॉन्डेड एटम्स, 3 बॉन्डेड एटम्स और 1 लोन पेयर, फिर से 4 बॉन्डेड एटम्स, फिर से 2 बॉन्डेड एटम्स और 2 लोन पेयर। तो इन सब के सब में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बेटा क्या देखना है, वो जादुई फॉर्मूला देखना है जिसमें मैंने स्टेरिक नंबर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सिखाई है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स का सम, यानी कि बॉन्डेड एटम्स और लोन पेयर्स को सम करके स्टेरिक नंबर या लोब से हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है। Which one of the following has the maximum value of electron affinity? आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला लेक्चर देखना होगा, S&P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लेक्चर के अंदर ये मैंने अपलोड किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो आप लोगों को देख लेना चाहिए, अपलोड हो चुका है। आप लोग आगे 1-2 दिन में तमाम के तमाम अवेलेबल लेक्चर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, जो आप लोग देख सकते होगे इंशाल्लाह विद इन अ couple of days. All the chemistry will be available inshallah. Which of the following has the maximum value of electron affinity? Exception ये मैंने पढ़ाई हुई है। असूल बड़ा सिंपल सा था कि साइज का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं तो असूल यही कहता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल वैल्यूज देखते हैं तो वैल्यूज कम हो जाती है। उसकी बाकायदा तौर पर वजह भी है, बताई भी गई है कि फ्लोरीन का छोटे साइज का जो एटम है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इतना थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल होता है, जिसके रिजल्ट में इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू रिलेटिवली
हमें कम देखने को मिलती है, अराउंड 322 -349 क्लोरीन की होती है, माइनस साइन बेटे रिलीज को शो कर रहा है, -328 ब्रोमीन की है और -294 जो है वो आयोडीन की है। तो याद रख लें, जब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू का पूछे तो आपने क्लोरीन को सिलेक्ट करना है, और फ्लोरीन की एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ओके, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज अ लीनियर, सीधी सारी मासूम सी बेटे इथाइन मॉलिक्यूल है। जिसने देखा है वेस्पर का लेक्चर उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, ये एंगुलर ज्योमेट्री बेंट ज्योमेट्री के साथ है, और ये भी बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री के साथ है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स मौजूद हैं, और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ है, जो कि आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मौजूद होती है। बात फिर वही है कि जिसने सबक याद किया है उसी को ही फल मिलना है। Which of the following is not an example of for an exothermic reaction? और आपको पता है एक्सोथर्मिक में हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल नॉट पूछा हुआ है बेटा, ये नॉट 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 ये बड़ी ज्यादा पुरतपाक अंदाज में एनर्जी देता है। और बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में भी एनर्जी अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है। सोडियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रख लीजिएगा, अ लिटिल बिट, हमारे पास जब सोडियम और वाटर का रिएक्शन होता है तो बेटा ये काफी एक्सोथर्मिक होता है, इतना एक्सोथर्मिक होता है कि पानी पर आग लग जाती है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि आप लाइट की फॉर्म में या रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाते हो, और जहां पर एनर्जी ने एब्जॉर्ब होना है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड दी हुई है -392। टोटल एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आयन जनाब, बॉर्न हैबर साइकिल BHC याद है, पढ़ाया तुम लोगों को। नॉर्मल फिजिकल स्टेट से 280 किलोजूल पर मोल है, बताओ कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी चुटकी में। ये देखो, ये था फॉर्मूला, डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस साथ में लेटेस्ट एनर्जी, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। अब देखो उसने फॉर्मेशन की एनर्जी दी हुई है -392, डेल्टा HX भी उसने दे दिया है आपको 280। अब आप लोगों ने सिंपली क्या काम करना था, लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए ये वैल्यू इधर की प्लस उधर जाकर क्या हो जानी थी माइनस, बस और कुछ भी नहीं है। तो -392 -280 इसको सम करना है तो लेटेस्ट एनर्जी तुम लोगों के पास आ जानी है। आंसर इज चार्ली। कोई मुश्किल काम था नहीं। अब इसकी आप कहेंगे सर ये जो फिजिकल स्टेट्स आ रही समझी, बिल्कुल बॉर्न हैबर साइकिल जाकर देखो, मैंने बाकायदा तौर पर बना करके दिखाया है कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड के अंदर, और अब मैं बता दूं आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर जो पोटेशियम ब्रोमाइड वाली एग्जांपल आपने बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करके देखनी है जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड की ड्रॉ करके दिखाई है। लो जी, ये आपको मैंने तरीके ऐसा समझा दिया। फिर बच्चे कहते हैं कि अगर सर हम इसको दोबारा समझना चाहें तो बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखो, आपने मेटल को सॉलिड स्टेट से और नॉन मेटल को उसकी गैसियस स्टेट से उठाना है, और यहां पर मैं कहता होता हूं बच्चों को कि ये डायरेक्ट आपने mx बना देना है, जो कि इस वक्त हमारे पास होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि एलिमेंटल स्टेट से सॉलिड स्टेट में कंपाउंड को बनाने का नाम। उसके बाद फिर अब ये आपके पास वैल्यू दी हुई थी यहां पर -392। अब देखिएगा यहां से इसके गैसियस एटम्स बनना, फिर यहां से इसके गैसियस एटम्स ने बनना है, फिर इसका गैसियस एनाइन बनना है,
फिर इसका गैशियस कैटाइन बनना है, और फिर इन गैशियस कैटाइंस और इन आयंस ने मिलकर सॉलिड लैटिस बनाना है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस की जो एनर्जी है ये वाली चारों की, इसको उसने ये यहाँ पर 280 दिया हुआ है, यानी कि इसको मैंने डेल्टा एच एक्स बोला हुआ है। ये बॉर्न नंबर साइकिल में एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम लोगों को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कितना आसान वे में बताया था कि लेफ्ट साइड पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में होने चाहिए, और राइट साइड पर प्रोडक्ट में सिंगल मोल ऑफ गैसियस एटम होना चाहिए। अब आपको पता है कि पोटेशियम लिक्विड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये सारी इक्वेशंस पर मैं लानते भेजता हुआ आगे बढ़ूंगा। पोटेशियम सॉलिड स्टेट में होता है, तो पोटेशियम को उठाया मैंने सॉलिड स्टेट से और उसका सिंगल मोल ऑफ गैसियस एटम बना डाला, तो इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यही मैंने अपने लेक्चर में बताई थी। एंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सोन एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर डैश एंड डैश। अब आपको पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली बच्चों वाला सवाल है, लगा लिया कि ये भी गलत कर दिया है। आगे चलते हैं जी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो साफ जाहिर है बीकर सिस्टम है, नहीं। बीकर में पड़ा हुआ कोई भी जो सब्सटेंस है ना बेटे अंडर ऑब्जर्वेशन, ये सिस्टम है। याद रख लीजिए जो बीकर होता है ना ये बाउंड्री होती है, और मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट किया था बाउंड्री जो है ये सराउंडिंग में इंक्लूड होती है, सिस्टम में इंक्लूड नहीं होती। एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, बाउंड्री द इंटरफेस विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बीकर सिस्टम नहीं है, बीकर इज अ पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, इट इज अ बाउंड्री। फिर स्टेट फंक्शन के बारे में पूछा गया है, बेटा क्या स्टेट फंक्शन पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा? नहीं जनाब। आप लोगों ने जिस तरह बॉर्न हैबर साइकिल में एंथैल्पी चेंज पढ़ा, बेटे याद रख लें ये जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते। बाकी डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू होती है, और एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जस्ट फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस होते हैं। हीट चेंज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन को क्या कहेंगे? ये देखो, ये आपके पास BaCl2, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा जी, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो है, आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, और बन रहा है बेरियम सल्फेट, साथ में 2HCl। अब आप लोगों को ये साथ में इसकी हीट भी दी गई है कि कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब देखें, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे? नहीं जी। हीट ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे? नहीं जी। ना डिसोसिएशन हो रही है ना फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी था। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैं इसको सिंपल हीट ऑफ रिएक्शन कहूंगा, जो कि मैंने काफी डिटेल में पढ़ा। जितनी भी एंथैल्पीज की टाइप्स थी, फॉर्मेशन, कम्बशन, एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, उन सबको आपने याद रख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी डिनोटेड अंडर द वेरियस कंडीशंस। और जहां तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर डेल्टा एन 0 हो तो ये हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होगा, और अगर प्रेशर चेंज डेल्टा पी 0 हो तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू पी, और अगर डेल्टा वी 0 हो तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी। ये तीनों डेरिवेशंस आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने करवाई है, लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको इसका नहीं पता चला तो। विच इक्वेशन शोज लेटेस्ट एनर्जी फॉर एन आयनिक कंपाउंड? अभी बता रहा था, लेटेस्ट एनर्जी के अंदर गैसियस आयंस मिलकर के सॉलिड लेटेस्ट बनाते हैं। तो कौन सी इक्वेशन है? ये देखो, आप अगर इसको कहोगे तो आप बिल्कुल गलत करोगे, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कहलाएगी। अब आपको गैसियस कैटाइन और गैसियस एनाइन मिलकर के सॉलिड लेटेस अगर बना रहे हैं तो इसको तुम लोग कहोगे कि लेटेस एनर्जी की फॉर्मेशन, जो कि काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। अमोनिया कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद है, किस वजह से? साफ ज़ाहिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहिए
कि नाइट्रोजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसके पास होते हैं 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें से एक में लोन पेयर मौजूद होता है। तो अब देखिएगा ये s ऑर्बिटल आए हाइड्रोजन के, जिन्होंने आकर sp3 के साथ ओवरलैप किया, तो sp3 और s ओवरलैप के रिजल्ट में बने सिग्मा बॉन्ड। तो आंसर बना इसका चार्ली। हाइब्रिडाइजेशन पता तो आप आसानी से पता चला सकते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बात को, ये बात में पता है बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने आयनिक सॉलिड्स में पढ़ा था कि एक सोडियम आयन जो है कैटायन, उसके गिर्द जितने क्लोराइड आयंस लगे होंगे ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। आप तुम्हें थोड़ा सा याद हो कि मैंने एक सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयंस को लगाकर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें बताया था 6 होता है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में अब देखो ये 6 के 6 क्लोराइड आयंस बिल्कुल हर डायरेक्शन से सोडियम आयन को इक्वली सराउंड करके इक्वल अट्रैक्शन के साथ मौजूद है, इसीलिए कहा जाता है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और नॉन रिजिड होते हैं। इसलिए आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो होनी चाहिए, और ये आइसोमरिज्म शो करना कोवेलेंट कंपाउंड्स का खासा है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो याद रख लीजिएगा मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। Which of the following has a greater ionic character? मैंने आपको बताया था आयनिक कैरेक्टर के लिए आप लोगों को सिंपली क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वो सबसे ज्यादा HF के अंदर है। आगे चलते हैं, ऑर्डर भी बना लोगे डेफिनेटली आप। HF के बाद आप नीचे वाटर में आ जाना, फिर HCl की तरफ जाना और सबसे एंड पे H2 की तरफ। Which directions of dipole moments are correct for the water molecule? अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट में मैंने डायरेक्शंस तो लोगों को समझाई हुई है हमेशा। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना होता है। तो ये बेटे आप लोगों के पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन बनेगा। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा है। बाकी इसमें भी गलती आप लोग देख सकते हो, इसकी गलती ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, और ये तो वैसे ही आपने लीनियर स्ट्रक्चर वाटर का बना दिया। इसके ऊपर तो जितनी लानते भेज सकते हैं भेजें। तो आंसर चार्ली लगाते हुए आगे बढ़े। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, पीस ऑफ कॉपर को डिप किया गया है। पीस ऑफ कॉपर को डिप किया गया किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर, और ये कलरलेस सॉल्यूशन था। लेकिन थोड़ी देर बाद कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो गया। ब्लू क्या हुआ? आओ जरा इसकी इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को। ये है एक कॉपर स्ट्रिप, और मैंने इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर जनाब जी डिप किया, और ये था कलरलेस। अब आइए जरा देखते हैं आगे रिएक्शन क्या हुआ। आपको पता है क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? ये कुछ होगा बैलेंस करने के लिए। कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। और मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले को रिड्यूस कर देगा। सिल्वर में रिड्यूस होने की एबिलिटी है, और कॉपर एज कंपेयर टू सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये चेक करो, कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 ट्वाइस, और साथ में आपको सिल्वर अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता हुआ नजर आएगा। आप जरा चेक कीजिएगा हुआ क्या है। हुआ कुछ ये है कि कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और आपको पता है कॉपर +2 जो है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू है पानी, पानी। तो ये ब्लू कलर में गया, और यहां पे अब सिल्वर +1 से 0 में जाकर क्या हुआ है? रिड्यूस। और कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। और ये रही यहां पर एक रिडॉक्स
रिएक्शन के हवाले से बातचीत। ऑप्शंस देख ले, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर कॉपर अलॉय, ना जीना ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, +2 में जाने की वजह से रिडक्शन ऑफ कॉपर नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर नहीं हुई, रिडक्शन ऑफ द सिल्वर हुई है। लो जी बच्चों, इस बात को अच्छे तरीके से ज़हन में रखिए और मुझे उम्मीद है ये आपको सवाल समझ आया होगा। पोटाशियम मैग्नेट, अब बच्चे कई बड़ी जल्दबाजी में पोटाशियम मैग्नेट की जेने च आ जाता है जनाब, KMnO4, ओ भाई ਉਹ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ मैगनीज +7 ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ पता है कई खोतिया ने +7 लाया होगा, मादरत के साथ। खोता एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इंसानों के अंदर पाई जाती है खोतों वाली खूबियां बहुत सारी। तो जनाब ये +7 है। अब है नहीं भाई, मैगनेट था, पर मैगनेट नहीं था, ये है पर मैगनेट। अगर पर मैगनेट होता तो फिर +7 होता। मैगनेट के अंदर K2MnO4 फार्मूला, और यहां पर अब आप देखें +1 × 2 + x +-2 × 4 = 0। बताया था ना तरीका कैलकुलेट करने का। तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो +6 आएगी। जिन्होंने +7 लगाया मैं ये कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। How many electrons are required to balance the charge on the following equation? प्यारे बच्चों, अगल के कच्चों, ये क्रोमियम +3 है और क्रोमियम +3 उधर जाएं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आओ जरा यहां पर चेक करते हैं क्रोमियम +3 से किस फिजिकल स्टेट में जा रहा है। चार्ज बैलेंस करना था, आप लोग सारी बातें छोड़े, मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इक्वेशन बैलेंस करना सिखाई है या नहीं सिखाई है, पहले ये बताओ। सिखाई, और यही मेरे ख्याल में इसी से मिलती जुलती एग्जांपल भी करवाई। अब आप जरा लेफ्ट साइड पर चार्ज कैलकुलेट करो, टोटल कितना आप लोगों को नजर आ रहा है। +3 × 2 कितना बना? +6। आओ जरा इस तरफ आकर अब चार्ज चेक करते हैं कि कितना। ये -2 नजर आ रहा है, ये वाला, ये +3 नजर आ रहा था ना, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +6, -2 ये लिख दिया मैंने, और ये +14 लिख दिया मैंने, ये 14 प्लस का, ये देखो ये बन गया +12, और ये बन गया +6। अब +6 और +12 दो तरफ चार्जेस मौजूद हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना था, मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, दोनों चार्जेस का डिफरेंस चेक करो। 6 और 12 का कितना डिफरेंस है? 6 का, यानी कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। अब अगर मैं लेफ्ट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, इधर तो चार्ज 0 हो जाएगा, तो बैलेंस तो ना हुआ, इधर 0 उधर +12। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने तो हैं, लेकिन करने हैं राइट साइड पर। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब मैं राइट साइड पर ऐड करूंगा, +12 और -6 का सम करूंगा, तो ये +6 बचेगा। अब देखो राइट साइड पर भी +6 है और लेफ्ट साइड पर भी +6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड ऐड करने पर चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो ये थे वो सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि पेपर में आएंगे। आंसर नॉट मार्क्ड मैं कर देता हूं मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन वेरियस कंपाउंड्स, यानी कि प्लस भी होनी चाहिए और माइनस भी। और आपको पता है फ्लोरीन वो एलिमेंट है जिससे कोई माई का लाल इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, तो ये ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक रेस्ट्रिक्टेड है। सोडियम की प्लस के अलावा कोई और नहीं हो सकती, और हीलियम आपको पता है नोबल गैस है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जो करेगा किसी के लेने। हाँ, हैलोजेंस में याद रख लीजिएगा, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, ये सब के सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि +1 +3 +5 और +7। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। और आपको पता है वैसे डी ऑर्बिटल की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तब तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। Which of the following cells is electric current used to bring about the chemical reaction? दस्या सी ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे विच एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिकल
केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होती है। याद है ना, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक दो तरह के सेल्स में डिफरेंस आपको मैं पढ़ा चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज यू शेप ग्लास ट्यूब। बताया था ना, केसीएल और जेल के साथ इसकी पैकिंग की होती है और इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, और मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस को भी रोकती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करती है, और अगर इसको निकाल दिया जाए तो वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो हो जाता है। ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं? इसी यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज के। गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रोड ऑक्युपाइंग ए हायर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बताया था? हमेशा ऊपर वाला एनोड, ऊपर वाला एनोड, और कैथोड हमेशा नीचे वाला। और किस बेस पर? मैंने आपसे कहा था याद रख लेना है, कैनोड हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड हमेशा रिडक्शन, ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या बना? अल्फा। अब पढ़ाई है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो बस याद रख लेना उसको अच्छे से। व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस आर एडेड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, आपको पता है एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, एक तरफ लॉस हो रहे होते हैं, तो जब गेन और लॉस होने वाले दोनों का सम करोगे तो आंसर क्या होगा? जीरो। ये देखो, ए से मैं कहता हूं A+2 बना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यही मैं कहता हूं B+2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाकर B बना दिया। अब इन दोनों को हम सम कर लेते हैं। अब आपको बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जीरो, और रिएक्शन ओवरऑल बनेगा A+B2+ A+2 और B जीरो। ये देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो बेटा ये था एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो साफ जाहिर है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन में तो उनका सम जीरो ही होगा। बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन नंबर 2 इन 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन, ये देखो, ये 1,3-ब्यूटाडाइन। डाइन बोला तो मैंने ये क्यों बना दिया? अबे क्या हो गया श्वेब? श्वेब कैसी बातें कर रहे हो? ये देखे बच्चों, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक होगा जी। अब कार्बन नंबर 2 का उसने बॉन्ड एंगल पूछा हुआ, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1। मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? बस इतना बता दो, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर क्या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है? बच्चा बच्चा, बूटा बूटा, डाली डाली जानती है। और अगर ये sp3 होता तो 109.5, और अगर sp होता तो 180 डिग्री। कुछ याद आ रहा है कि बस गया? लेक्चर देख लेना, याद रहेगा। What is the pattern of electron pairs in cyanide ion? I like this question very much. I love it. अब साइनाइड में बच्चे बेचारे ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर समझ लेते हैं। पुत्र आओ समझाता हूं, ये देखो, ये है हाइड्रोजन साइनाइड, याद रख लीजिएगा। अब हाइड्रोजन साइनाइड में जब हम आयोनाइजेशन करवाते हैं, H+ आयन निकालते हैं, तो पीछे बच जाता है साइनाइड आयन। तो अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जब हाइड्रोजन जाएगा H+ आयन की फॉर्म में निकलकर, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले हाइड्रोजन और कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन, साफ जाहिर है ये कार्बन के पास ही रहेंगे एज ए नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स में नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर मौजूद होगा। अब चेक करो, साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर कुछ ये होगा कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में लोन पेयर है, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, एक लोन पेयर कार्बन के पास, और टोटल 3 बॉन्ड पेयर्स। तो ये देखो 3 बॉन्डिंग पेयर्स, और
एक कार्बन के पास लोन पेयर और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की बुनियाद पर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। समझ आई? अब बच्चे आप लोग अगर इसको यूं समझ बैठोगे ये नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पर होता तो आप बहुत बेवकूफ कहलाओगे। हाय 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 हाय। विच इज द मोस्ट लाइकली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोजीन के अंदर। बेटा बच्चा समझता पता है क्या है कि जनाब जी ये 90 डिग्री का एंगल है, हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही हो सकता है, ये देखिए ये सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल बना दे। बेटा प्लीज खुदारा अक्ल के नौखन लो, बेवकूफो, भूल गए हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और लोन पेयर के आने पर ये ज्योमेट्री बिगड़ती है, एंगल कभी भी 90 डिग्री इसके नहीं होंगे, खबरदार। तो अब रही बात 120, तो 120 डिग्री का भी एंगल नहीं हो सकता। वजह बताऊं क्या है? लोन पेयर। बस ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि AB3L1 सेंट्रल एटम के पास जब एक लोन पेयर होगा तो उस वक्त एंगल आपके पास 109.5 डिग्री से कम होगा। तो ये है वो लोन पेयर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिनकी वजह से ये 107 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। ओका, आगे बढ़ते हैं। समझ आई सवाल की? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। ये कभी भी तुम लोगों का गलत नहीं हो सकता। अब आप लोगों को डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक मैंने काफी डिटेल में बताया और मैंने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यूज भी लिखी और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला है। और बेटा एक एक एमसीक्यू को गौर से समझा करो ताकि तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीखने को मिले जो पेपर में तुम लोगों को आ जाए, तो तुम्हारी गलत ना हो। अब याद रखो मैंने कहा था कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री हो और एक जैसे एटम्स अटैच हो तो याद रख लीजिएगा इस केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा जो है वो 0 होता है। तो आओ जरा आप लोगों को ये इसका फॉर्मूला भी यहां पर आप लोगों के सामने शो कर दूं कि बेटा ये आपके पास CCl4 भी आप कर सकते हो, यहां पर CCl4 करोगे तो भी 0 होगा। और अगर आप यहां पर साफ जाहिर है C2Cl4 तो कोई चीज नहीं है, ठीक है, CCl4 ही यहां पर मॉलिक्यूल है, या तो CCl4 है और उसके हवाले से मैं बता दूं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और सारे के सारे डायपोल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक तो इस चीज को आप जरा ज़हन में रख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार CH2Cl4 होता तो ये तो मुमकिन नहीं है। C2H2Cl4 समझ में आता है कुछ, ठीक है, उसमें भी ये देखें कि ये CH, ये CH, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो इसमें भी आप लोग अगर चेकआउट करें तो यहां पर भी आप लोगों को कैंसिलेशन ही मिलेगी और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखें, अब यहां से आप खुद ही पता चला लें कि इसका मतलब है यहां पर CCl4 ही था, Cl2F2 इस केस के अंदर। अब यहां पर याद रख लीजिएगा आप लोग डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह होगी कि क्लोरीन का मुकाबला अब फ्लोरीन एटम्स के साथ है। ये देखें तो साफ जाहिर है जो डाइपोल का रुझान होगा, जो ट्रेंड होगा, जो एरो की डायरेक्शन होगी वो फ्लोरीन्स की तरफ इसलिए झुकी हुई होगी कि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू क्लोरीन एटम्स। सो दैट इज द रीजन कि इस केस में आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखने को मिलेगी। बेटा रेगुलर ज्योमेट्री हो, एक जैसे एटम्स हो तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, डाइपोल वाले लेक्चर में मैंने बताया। अब यहां पर देखें कि पास 3 क्लोरीन अटैच होने के बाद 1.15 डिवाइड डाइपोल मोमेंट है और ये इथाइल क्लोराइड। अब चेक करें इथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट रिलेटिवली ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए इसके अंदर जो इथाइल ग्रुप है ना, आपको पता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है यानी कि डायपोल की जो मूवमेंट है ये रिलेटिवली ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी क्लोरीन की तरफ, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट रिलेटिवली ज्यादा है। यहां पर मैं अपने बच्चों को
एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक तो मैंने डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज आपको बता दी, और अगर मैं आप लोगों को ये बात समझाऊं जो कि मैं लेक्चर के दौरान भी बता चुका हूं, कि अगर मैं अपने बच्चों से ये कहता हूं कि यार CH Cl3 हो, CH2Cl2 हो और CHCl3 हो, इन तीनों के डाइपोल मोमेंट्स होंगे, लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं आपको CH4 दिखाऊं यहां पर और यहां पर CCl4 दिखाऊं, तो आप लोगों को पता है कि इन दोनों का डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा, इनको तो गेम से बाहर कर देते हैं। तो जी इनके डाइपोल मोमेंट तो जीरो होंगे, ये जीरो डाइपोल मोमेंट के साथ होंगे दोनों, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्रीज और एक जैसे एटम्स, वैसे लेक्चर में मैं बात बता चुका हूं। अब इनमें किसका ज्यादा और किसका कम, ये बात भी मैं लेक्चर में बता चुका था कि जितने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बढ़ते चले जाते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते चले जाते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास μ3 लिखा जाए, ये μ2 हो और ये μ1 हो, और आपसे कहे कि इन तीनों में से कौन सा डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है और कौन सा डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, तो मैं इसके अंदर छोटी सी एक करेक्शन मार दूं कि यहाँ पर अब आपके पास वो दो मॉलिक्यूल सेम बन गए थे, ये देखें। आप ऐसे कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इसको करेक्ट करते हैं, आपके दिल की आवाज मुझ तक पहुंच गई। CH3Cl मोनोक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इन तीनों के डाइपोल मोमेंट्स अगर आपसे कहा जाए तो बेटा याद रख लीजिएगा, बच्चे के जेर में होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं, जितने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे ये एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते चले जाएंगे, कैंसल। तो याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा कि μ1 यहां पर सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू μ2 एंड μ3। तो ये बात डाइपोल मोमेंट वाले लेक्चर में बता चुका हूं, अभी दोबारा बता दी, और आगे किसी और टेस्ट में आपको डीलोकलाइजेशन और डाइपोल का भी इन्फ्लुएंस बताऊंगा। क्या याद करोगे, बहुत कुछ है बताने के लिए। आगे चले, द थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ थर्मोडायनेमिक्स का कोई लेना देना नहीं होता, बाकी देख ले सब कुछ बताती है, स्पॉन्टेनिटी का भी पता चलता है, हीट ऑफ रिएक्शन और एंट्रोपी वगैरह का। एंडोथर्मिक रिएक्शन को रैपिडली करवाया जाए तो साफ ज़ाहिर है सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना है, इवेपोरेशन इसी तरीके से कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस साफ ज़ाहिर सांस लेकर के देखो अच्छी खासी हीट निकल रही है, समाधि गर्मी इन्हों कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन एंडोथर्मिक है, और बॉइलिंग में भी हीट एब्जॉर्ब होती है, सारे हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेसेस हैं। एक तो सिर्फ एक्सो प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और मैंने स्पॉन्टेनिटी को चेक करने का क्राइटेरिया बताया था, वर्क डन by the expansion of the gas, पुत्र work done by the system, by system work done मैंने बताया था ना, माइनस होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये थे वो 40 क्वेश्चंस जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सवाल डिस्कस किए। लेक्चर देख लो, हर तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा। ख्याल रखो अपना ढेर सारा, अगले डिस्कशन में मिलते हैं, बाय बाय।